नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। इस समय हम मौजूद हैं एक फ्लाईओवर पर और यह फ्लाईओवर राजकोट में स्थित है। और मेरे सामने आप देख सकते हैं ये पीछे पूरा जो रोड बना हुआ है यह धरती से लगभग 10 से 20 मीटर ऊंचाई पर है। और लेकिन आपको यहाँ बिल्कुल ऐसा एहसास नहीं हो रहा है ये देख के कि क्या ये जमीन से ऊपर उठा हुआ है, क्योंकि ये कंस्ट्रक्शन ही इतना बड़ा है। ये जो आपको फ्लाईओवर दिख रहा होगा यहाँ के लोगों के लिए इतनी बड़ी सहूलियत देता है कि यहाँ पर आगे सामने मेरे देखिए कि जो ट्रैफिक है, इतना अगर ट्रैफिक इस फ्लाईओवर के नीचे रहता और इससे डबल मैं आपको बता दूं अभी ट्रैफिक नीचे ही है, तो 3 गुना अगर यही ट्रैफिक अगर नीचे होता है तो कितनी बुरी हालत यहाँ के शहर के राजकोट वाले वासियों को हो सकती है। क्योंकि ये राजकोट औद्योगिक एक क्षेत्र है जहाँ पर लगभग बड़े बड़े डीजल इंजन से लेकर जो पानी की बोरिंग करती हैं वो मशीनें बनती है। और यहाँ पर लोहे के सबसे बड़े बड़े कारोबार होते हैं, चाहे वो नट बोल्ट्स, कोई भी बड़ी कार हो, कंपनी हो, उसके जो नट बोल्ट्स लगे होते हैं वो राजकोट से ही बने होते हैं। तो ये प्रधानमंत्री का सबसे चहिता क्षेत्र है जहां से उन्होंने अपनी चुनाव, अपनी राजनीति की शुरुआत की थी। यहीं से उन्होंने पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ा और अब यहीं से हम आपको बताएंगे कि पूरे गुजरात का क्या माहौल लग रहा है। क्योंकि सौराष्ट्र रीजन सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है पूरे गुजरात के विधानसभा चुनाव पर। तो हम अपने जो सहयोगी हैं, जो हमारे साथ लगभग 2 हफ्ते से 3 हफ्ते होने वाले हमें इस गुजरात में और अलग अलग हिस्सों में हमने यहाँ पर अपनी चुनावी यात्रा की। कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां पर उत्तर से लेकर दक्षिण, पूर्व से लेकर पश्चिम, सभी जगह हमने अभी तक ये कवर कर लिया है। और अभी तक के अनुभव के आधार पर हम बताएंगे आपको कि क्या यहां पर चुनावी जो हलचल लग रही है, क्या यहां पर सियासी जो उबाल आ रहा है, क्या वो सच में जो धरातल पर दिखाई दे रहा है वो कुछ अलग है, या जो एडवर्टाइजमेंट में पॉलिटिकल पार्टियां अपनी बता रही हैं कि हमारी इतनी सीटें आ रही है, हमारी बहुमत आ रही है, उसकी आखिरकार क्या सच्चाई है। ये हम यहाँ पर इस फ्लाईओवर पर जो 3 दिन पहले ही प्रधानमंत्री ने इनॉग्रेट किया है उसी पर हम आपको बताएंगे कि क्या चाह रही है गुजरात की जनता। सबसे पहले हम आपको इनवाइट करेंगे, हमारे साथ मौजूद है अर्जुन खजूरिया जो लगातार गुजरात के इलेक्शन को काफ़ी नज़दीकी से कवर कर रहे हैं। गांव के कोई छोटे से छोटे कस्बे से लेकर बड़े से बड़े शहर, राजकोट, बड़ौदा, अहमदाबाद, गांधीनगर, कोई ऐसा शहर नहीं है जहां हमने नहीं गए हैं। और उन्हीं से पूछेंगे कि अब तक का अनुभव उन्हें क्या बता रहा है कि किसकी सरकार यहाँ पर लग रही है। तो ओवर टू यू सर, आप ये बताइए क्या लग रहा है आपको माहौल यहाँ पर गुजरात का। देखिए, अगर बात की जाए, हम लगातार 3 हफ्ते से गुजरात में मौजूद हैं। मेरे साथ जो है चंद्रमौलेश्वर जी भी हैं। और पिछले 3 हफ्तों से जो हमने माहौल देखा गुजरात चुनाव से पहले, आपको बता दें कि अभी तक अनाउंसमेंट नहीं हुई है इलेक्शन कमीशन की तरफ से। हालांकि ये माना जा रहा था कि जब हिमाचल के चुनाव घोषित हुए उसके साथ ही गुजरात चुनाव की घोषणा हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि वो एक वेदर को देखते हुए जो है हिमाचल में पहले चुनाव घोषित किए गए। हालांकि अगर बात की जाए गुजरात पर, पिछले एक लंबे समय से सबकी नजरें हैं। खासतौर पर काफी सारे फैक्टर जो हैं वो गुजरात चुनाव से पहले, जो सबसे पहला फैक्टर लोगों के मन में आता है वो आता है कि 27 साल से यहां पर भाजपा सरकार है। अगर आप देखें किसी भी राज्य में आपको एंटी इनकम्बेंसी जो है वो मात्र 5 साल में देखने को मिल सकती है, चाहे फिर वो हिमाचल प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, तमाम ऐसे राज्यों में आपको ये सब एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर देखने को मिलता है। लेकिन यहां पर गुजरात में आखिरकार ऐसा क्या फैक्टर है कि 27 साल से लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहां बनी हुई है। और जब हम खुद यहां पहुंचे, अलग अलग शहरों में, अलग अलग गांव में हमारा जाना हुआ, तो सबसे बड़ा फैक्टर जो यहां पर काम कर रहा है वो एक तो है विकास का फैक्टर। आप खुद देख सकते हैं जिस फ्लाईओवर पर हम इस समय मौजूद हैं, ये 3 दिन पहले इसका इनॉग्रेशन किया गया है। ना ही सिर्फ इस फ्लाईओवर की बात की जाए बल्कि पूरे गुजरात मॉडल की जो बात की जाती थी, लगातार पिछले कई सालों से भारतीय जनता पार्टी कहती थी कि गुजरात मॉडल को लेकर के हम हर राज्य में जाएंगे जहां जहां हमारी सरकार बनाएगी, गुजरात मॉडल के तर्ज पर ही हम वो सरकार बनाएंगे। तो कहीं ना कहीं वो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स यहाँ देखने को मिलते हैं। अगर आप बात करें हाल ही में जो महसाना जिले में मोडेरा गांव में देश का पहला सोलर विलेज बनाया गया, आप सोच सकते हैं किस प्रकार से पूरा का पूरा गांव जो है वो सोलर जो है ऊर्जा से चलने वाला वो गांव बन गया है। और इसी तरह के इसी मॉडल की बात दरअसल की जाती थी, वो कहीं ना कहीं उसकी पराकाष्ठा यहां पर देखने को मिलती है। और जो लोगों के मन में 27 साल से लगातार जो भाजपा के लिए प्यार है, एक तो विकास, दूसरा सबसे बड़ी बात है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। हम तमाम 3 हफ्ते से यहां पर मौजूद हैं। बहुत सारी बातें जो लोग हमारे साथ जो है वीडियोस में नहीं शेयर कर पाते, आज हम आपको वो असलियत बताने वाले हैं गुजरात की जो मैंने खुद महसूस की। वो है सबसे बड़ा फैक्टर यहाँ की नाइट लाइफ। अगर आपको नाइट लाइफ जीनी है तो आपको गुजरात में आना पड़ेगा।
क्योंकि हम दिल्ली में भी हमने देखा है कि जैसे ही सूरज जलता है तो किस प्रकार से वहां पर जो है खासतौर पे वुमेन सेफ्टी को लेकर वहां पर इश्यूज आ जाते हैं। तो अब आप ये देखिए कि गुजरात का क्या है नाइट जो लाइफ है यहाँ पर, लगभग जितने भी बाइक वाले हैं सबसे ज्यादा नाइट आउट यहाँ पर लोग करते हैं, चाहे वो सूरत का कोई बड़ा शहर हो, वडोदरा हो, चाहे आपका अहमदाबाद हो, और अब यहाँ पर हम राजकोट है, सौराष्ट्र का जो मुख्य हिस्सा है, यहीं से सौराष्ट्र की जो राजधानी है वो राजकोट है। यहाँ पर नाइट को लगता ही नहीं है कि कभी मार्केट बंद होगा। 12-12, 11, 1-1 बजे तक यहाँ पर जो महिलाएं हैं वो बाहर आपको शॉपिंग करती हुई नजर आ जाएंगी। देखिए बिल्कुल, अभी हम आपको बता दें कि दिवाली आने वाली है और इससे पहले यहाँ पर शॉपिंग का दौर चल रहा है। और खुद कल रात को मैं 11 बजे देखने के लिए निकला सड़कों पर कि आखिरकार क्या इस समय 11 बजे मुझे कुछ मार्केट खुली हुई मिलेंगी या नहीं। लेकिन आपको सच्चाई बता दूं तो रात को 12 बजे भी, 12:30 बजे भी बाजार में ऐसा माहौल था जैसे शाम के 6 बज रहे होते हैं, शाम के 7 बज रहे होते हैं। सेफ्टी इतनी, सिक्योरिटी इतनी, आपको सबसे बड़ी बात, आपको चप्पे चप्पे पर पुलिस नहीं नजर आएगी सेफ्टी के लिए। यहाँ के लोग इतने समर्थ हैं, यहाँ के लोग जो हैं वो इतनी सूझबूझ है उनके अंदर कि वो इस तरह का कोई क्राइम करने का सोच ही नहीं सकते। तो सबसे बड़ी बात यहाँ से हमको ये समझने को मिली कि जब लोगों की इच्छा शक्ति होगी सेफ्टी और सिक्योरिटी को लेकर, जब लोगों के मन में वो कंसर्न जागेगा, तभी वो राज्य जो है वो सुरक्षित रह सकता है। और इसमें बहुत बड़ी भूमिका गुजरात की जनता की भी है कि पुलिस ने तो जो सिक्योरिटी दी वो दी, उसके अलावा लोगों का खुद का जो महिलाओं के प्रति आदर है, सम्मान है। हमने देखा चाहे फिर वो नवरात्रि में हम गरबा नाइट में गए हो, अहमदाबाद में इतना आयोजन, लाखों लोग वहां पहुंचे, रात के 1 बजे, रात के 2 बजे वहां पर किस प्रकार से पूरी फैमिलीज आ रही हैं, जो बैचलर्स यहां पर रहते हैं, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, अपने अपने ग्रुप्स के साथ वहां पहुंच रहे हैं। और किसी को भी इस बात का बिल्कुल भी डर नहीं है कि क्या उनके साथ कोई वहां पर कोई क्राइम ना हो जिस प्रकार का बाकी राज्यों में देखने को मिलता है। तो उस प्रकार की अगर आपको एग्जाम्पल देखने, खासतौर पर जो नाइट लाइफ की बात की, रात को 12 बजे आप सड़कों पर निकलेंगे, मैंने हर जगह देखा, चाहे वो अहमदाबाद हो, सूरत हो, वडोदरा हो, वलसाड़ हो, या फिर अभी राजकोट में मौजूद है, रात को 12 बजे के बाद ऐसा लगता है कि लाइफ तो शुरू हुई है। यहाँ पर बाजार में रौनक, दुकानें खुली हुई हैं, दुकानों पर लगातार लोगों का जाना हो रहा है। तो यहाँ के लोग मनमौजी हैं, वो खुल के अपनी जिंदगी जीते हैं। वो मतलब अगर देखा जाए सूरत में भी हमने देखा, अपने जो बिजनेस करते हैं, यहाँ जो जॉब करते हैं, उसके अलावा जो बाकी टाइम है वो खुश रह करके आपस में समाज के अंदर किस प्रकार से जो है जो जीवन दिया ऊपर वाले ने उसको किस तरह अच्छे से जिया जाए, मौज मस्ती करते हुए अपनी जिंदगी जीते हुए, वो अगर आपको जिंदगी जीनी है तो आपको कुछ दिन जो है वो गुजरात में गुजारने ही पड़ेंगे। जी जी, जो आपने बात कही है, कुछ दिन तो गुजारो गुजरात में, यही थीम थी जो गुजरात को, टूरिज्म को कितना आगे लेकर गया, चाहे वो कच्छ का रण ऑफ कच्छ हो, और किस तरीके से भारत का जो सबसे बड़ा प्राचीन जो यहाँ पर धरोहर है उसको किस तरीके से आगे बढ़ाया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। जब वो वर्तमान उस समय यहाँ पर मुख्यमंत्री थे, अमिताभ बच्चन की वो आवाज़, वो एडवर्टाइजमेंट, अब तक भी लोगों को गरवी गुजरात के वो सारे ऐड अभी तक याद हैं कि कुछ दिन तो गुजारो गुजरात में। और यहाँ के जो बब्बर शेर हैं वो काफ़ी दुनिया में फेमस हैं, और अब तो प्रधानमंत्री मोदी को भी यहाँ के लोग और पूरे भारत के लोग बब्बर शेर कहते हैं। वहीं आपको बात करते हैं, अब चुनावी बात करते हैं, हम जहाँ जहाँ गुजरे हैं, सबसे पहले हम मध्य गुजरात की बात करते हैं, चाहे वडोदरा का शहर हो जाए, चाहे अहमदाबाद, गांधीनगर, अगर इन इलाकों की बात कर दी जाए तो आपको क्या लगा सर, इन इलाकों में जब आप गए तो क्या लग रहा आपको, कि मूड क्या लग रहा है यहाँ की जनता का? देखिए, पिछले एक लंबे समय से ऑडियंस हमको सुन रही है और वो बेसब्री से इंतजार कर रही है कि एक्चुअल जमीनी हकीकत क्या है गुजरात चुनाव की। तो उसके बारे में आपको बता दें, हाल ही में हमने जब लोगों से पूछा तो उन्होंने ये कहा कि एडवर्टाइजमेंट में हमें आम आदमी पार्टी के बारे में जानने को मिला, एडवर्टाइजमेंट से हमें पता लगा कि आम आदमी पार्टी जो है इतना अच्छा काम कर रही है। तो वो एडवर्टाइजमेंट जिस पर पिछले कई महीनों से सवाल उठाए जा रहे हैं, वो एडवर्टाइजमेंट अब यहाँ पर देखने को मिलती है कि एक तरफ आप तो किसान आंदोलन को लेकर के आप बड़ी बड़ी बातें करते थे दिल्ली में जब किसान आंदोलन हुआ, दूसरी तरफ आप खुद देखिए हाल ही में पंजाब में सरकार बनी, भगवंत मान का संगरूर में जो घर है उनके घर के बाहर किस तरह से हजारों किसान बैठे हुए हैं इस समय, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो सोशल मीडिया जिसने एक बड़ा फैक्टर प्ले किया था 2014 के लोकसभा चुनाव में, भारतीय जनता पार्टी की बहुमत से सरकार बनी थी, उसी सोशल मीडिया फैक्टर को जो है लेकर के आम आदमी पार्टी इस बार चलने का प्रयास कर रही है। वो सोशल मीडिया पर या फिर मीडिया हो, लगातार बड़े बड़े शहरों में उनका आना होता है, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में आकर के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, दिल्ली में बैठ करके बड़े बड़े दावे किए जाते हैं। लेकिन जब जमीनी हकीकत, जब हमारा शुरुआत में यहाँ आना हुआ, जैसे ही हम किसी भी शहर से किसी गाँव की तरफ बढ़ते हैं तो गाँव में जब हम नाम लेते हैं तो लोग कहते हैं कौन आम आदमी पार्टी, कौन अरविंद केजरीवाल। बहुत सारी ऐसी जनता है जिनको नाम नहीं पता है कि आखिरकार
कौन सी ये जो पार्टी है, और बहुत सारे लोगों का उसमें कहना है कि यहाँ पर तो ओनली दो ही फैक्टर काम करेंगे, या तो बीजेपी या तो कांग्रेस, इन्हीं दोनों के बीच में चुनावी समीकरण रहेगा। हालांकि आम आदमी पार्टी की अगर बात की जाए तो वो भी जानते हैं कि कांग्रेस जिस हिसाब से अभी तक अपने अध्यक्ष चुनाव में लेकर के बिजी थी, भारत जोड़ो यात्रा में जिस तरह से व्यस्त थी, तो उसका कहीं ना कहीं फैक्टर जो है यहाँ देखने को मिल रहा है। जमीन पर थोड़ा कम नजर आ रही है कांग्रेस। हालांकि पिछली बार उनकी 77 सीटें आई थी, काफी कड़ी टक्कर दी थी भाजपा को, लेकिन इस बार पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि कांग्रेस जो है वो बिल्कुल भी चुनाव में नजर नहीं आ रही है, और आम आदमी पार्टी की नजरें उन्हीं वोट्स पर हैं जो पहले कांग्रेस के साथ होते थे, कि किसी ना किसी तरह उस वोट को कैप्चर किया जाए। क्योंकि जितने लोगों से हमने बात की, हजारों लोगों के साथ हमारा मिलना हुआ, हजारों लोगों से हमने उनका ओपिनियन जाना, जिन्होंने पहले भाजपा को वोट दिया था वो वोट अभी भी भाजपा के साथ ही है। और एक बड़ा फैक्टर जो इसमें कांग्रेस इस बार मिस कर रही है वो है अहमद पटेल का फैक्टर। पिछली बार जो कुछ सीटें आई भी थी उसमें अहमद पटेल का फैक्टर काफी ज्यादा काम किया था। क्योंकि अगर बात की जाए, जो एक लोकल बॉर्न जो लीडर रहते हैं उनके साथ दुनिया चलती है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ भाजपा में ऐसे नेता हैं, हर पार्टी में इस तरह के नेता रहते हैं जो एक लंबे समय से जो है चल रहे हैं, उनके साथ लोग चलते हैं। तो वो अहमद पटेल का फैक्टर उनकी भी जो है डेथ होने के बाद काफी ज्यादा मिस करेगी यहाँ पर कांग्रेस की जो पार्टी है। और कहीं ना कहीं वो सेंध लगाने की कोशिश आम आदमी पार्टी की है कि उन वोट्स पर, उन सीट्स पर सेंध लगाई जाए। लेकिन बीजेपी के विकास की बात की जाए तो उसको लेकर लोग लगातार चर्चा कर रहे हैं। आप कैसे देख रहे हैं इन सब? देखिए, जिस तरीके से हमारी चुनावी यात्रा पहले वडोदरा से शुरू होकर हम अहमदाबाद गए, उसके बाद हम गांधीनगर गए। गांधीनगर सबसे ज़्यादा फेमस इसलिए है कि ग्रीनरी वाली सिटी जो राजधानी है भारत की, नंबर 1 की वो ग्रीन, उतना पूरा इलाका जो है वहाँ पर पेड़ ही पेड़ हैं, और जो वहाँ पर विकास हो रहा है वो काफ़ी काबिल तारीफ है। और उसी के सटा हुआ अहमदाबाद सिटी, ये किसी नाम का मोहताज नहीं है, इसकी पहचान लगभग यहाँ के लोगों से, लगभग सबसे बड़ी जो सिटी है वो गुजरात की अहमदाबाद ही सिटी है। और वहाँ पर जो लोगों का काम है, लगभग किसी भी लोगों से हमने पूछा हो, बेरोजगारी का किसी ने नाम नहीं लिया। सभी लोगों का ये कहना है कि अगर आपके पास हुनर है, स्किल है, और अगर आपको कुछ करने का इरादा है तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता है पैसे कमाने से। आपको कोई भी धंधा छोटा नहीं होता है, आपको हमेशा पहल करनी पड़ती है। आपके पास जो डिग्री है उस डिग्री के भरोसे मत रहिए, आपको कोई भी सरकारी नौकरी देने वाला नहीं है, आपको कभी ना कभी शुरुआत करनी पड़ेगी। या तो आपका खुद का बिजनेस होना चाहिए, या आपको कहीं ना कहीं छोटे लेवल से काम शुरू करके बड़े लेवल तक जाना चाहिए। और जो वहाँ पर साबरमती रिवर फ्रंट है उसका तो क्या ही कहना, लगभग शाम के जैसे ही शाम हो जाती है उसके बाद लोगों का वहाँ पर जमावड़ा शुरू हो जाता है। और अब जहाँ वहाँ पर एक और ब्रिज बन चुका है, अटल ब्रिज, जिसमें तो लगभग लोग पूरी तादाद में भरे रहते हैं। नाइट में उसका अलग ही पूरा रिवर फ्रंट चमक जाता है। तो जो यहाँ का टूरिज्म है वो लगभग काफ़ी यहाँ पर तादाद में जो बाहर से टूरिस्ट आते हैं उनकी वजह से गुजरात का जो टूरिज्म डिपार्टमेंट है वो काफ़ी यहाँ पर लाभ में है। और जो बताया जा रहा है कि पूरा जो ये सेंट्रल रीजन है, अहमदाबाद, वडोदरा, आपका गांधीनगर और खेड़ा, यहाँ पर लगभग एक संकेत हमें ये मिला है कि जो ये शहरी सीटें हैं यहाँ पर बीजेपी जो पहले से मजबूत थी, अभी भी वही स्थिति लग रही है। और इसमें एक बड़ी बात यह है कि जो कांग्रेस पिछली बार पाटीदार आंदोलन की वजह से अपनी सीटें काफ़ी हद तक बढ़ा सकी थी, 77 सीटें आई थी, आप ये सुन लीजिए। और 77 सीटों में से इस बार लोग कह रहे हैं कि वो आधी से भी कम हो सकती है, क्योंकि आम आदमी पार्टी उनका वोट शेयर ले सकती है। देखिए, इसके साथ एक और बड़ा फैक्टर जो मैंने पिछले 3 हफ्ते से लगातार हम यहाँ पर जो है दौरा कर रहे हैं, अलग अलग जगहों पर जा रहे हैं, एक बड़ा फैक्टर जो मैंने यहाँ पर देखा, अगर आप पूरा इसमें राजनीतिक अगर आप इसका विश्लेषण करेंगे तो आप ये पाएंगे, देश की सबसे पुरानी पार्टी है कांग्रेस। कांग्रेस जिसको अपना गढ़ मानती रही है, रायबरेली हो, अमेठी हो, हमने देखा है उस रायबरेली का हाल क्या था, उस अमेठी का हाल क्या था। हाल ही में 2019 लोकसभा चुनाव में उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ा राहुल गांधी को। वहीं अब आप अगर इसकी तुलना करेंगे बीजेपी से, क्योंकि मुख्य चुनावी अगर 2024 लोकसभा चुनाव को देखकर चले तो ये दो चुनावी पार्टियां नेशनल लेवल पर जो है चुनाव लड़ती हैं। और बीजेपी को अगर आप देखें तो चाहे वो गृह मंत्री अमित शाह हो, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, वो गुजरात से आते हैं। आप रायबरेली अमेठी को एक तरफ देख लीजिए, दूसरी तरफ आप गुजरात को देख लीजिए। जितने भी बड़े बड़े कार्यक्रम हो या फिर
ऐसे जो है बिजनेस सेटअप करने की बात हो, अलग अलग कार्यक्रम करवाने की बात हो, वो सब गुजरात में करवाए जाते हैं। वो बहुत प्राउडली ये दोनों नेता कहते हैं कि हम गुजरात में करवाएंगे क्योंकि हम गुजरात से आते हैं। अगर बात की जाए अभी जो डिफेंस एक्सपो यहां पर चल रहा है इस समय, लाजवाब, वो अब तक जितने भी डिफेंस एक्सपो हुए हैं भारत के अंदर, उसमें सबसे बड़ा स्वरूप जो है वो इस डिफेंस एक्सपो का है, जो इस समय अहमदाबाद गांधीनगर में चल रहा है। और उसमें तमाम विदेशी यहां पर पहुंचे हुए हैं। किस तरह से आत्मनिर्भर भारत की जो बात की जा रही है, वो कहीं ना कहीं गुजरात से, क्योंकि ये लोग आते हैं गुजरात से ही इनका जो राजनीति शुरू हुई है। तो किस प्रकार से गुजरात को बढ़ावा दिया जाए, क्योंकि उनका जो कहा जाए तो बेस ही इसी गुजरात से शुरू हुआ है। तो ये एक बड़ा कारण है कि उसकी बदौलत ही गुजरात में इतने सारे आपको डिफेंस एक्सपो देखने को मिलते हैं। अभी हाल ही में जो है अर्बन हाउसिंग कॉन्क्लेव का भी यहाँ पर अनावरण किया गया। तमाम अलग अलग देशों से जो है उसमें जो रिप्रेजेंटेटिव है उनका रहना होता है। कोई अहमदाबाद में कार्यक्रम चल रहा है डिफेंस एक्सपो का, यहाँ पर हाउसिंग कॉन्क्लेव चल रहा है राजकोट में, वहीं तीसरी तरफ जहाँ स्टैचू ऑफ यूनिटी है केवड़िया में, वहाँ पर यूएन के रिप्रेजेंटेटिव आकर के देख रहे हैं कि गुजरात में किस तरह से डेवलपमेंट प्रोजेक्ट करवाए जा रहे हैं। बाहर से जो हमारे मेहमान आते हैं उनको जो है गुजरात में लाया जाता है। हमने देखा किस तरह से जब डोनाल्ड ट्रंप भी आए थे उनको भी गुजरात में लाया गया था। तो कहीं ना कहीं वो इसीलिए लाया जाता है कि आप आकर के देखें कि किस तरह से डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। वो कुछ ना कुछ वो चीज बनाई गई है यहाँ पर जो बाहर के रिप्रेजेंटेटिव हैं, ताकि उनको दिखाया जा सके। और ये हमें जो है कहीं ना कहीं मिसिंग फैक्टर दिखता है, चाहे फिर वो बाकी रीजनल पार्टीज हो या फिर चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो। तो इस पर जो है बाकी पार्टीज को वर्क करना होगा। आपको जो है कुछ सेटअप करके दिखाना होगा कि देखिए ये है हमारा विकास का मॉडल। इस जो है सेटअप से हम जो है चाहते हैं कि लोग हमें चाहें, लोग हमें वोट दें, लोग हमारी सरकार बनाएं। लेकिन गुजरात में आपको साफ तौर पर देखने को मिलेगा कि किस प्रकार से यहाँ पर वो वर्क किए गए हैं। अब तो इतना भी बोल दिया गया है इस राजकोट में जहां मौजूद हैं कि आने वाले समय में साइकिल बनाने से शुरुआत हुई थी गुजरात की, अब हवाई जहाज बनेंगे और उस हवाई जहाज के कल पुर्जे इसी राजकोट में बनाए जाएंगे। आप ये बताइए सर, हमें सबसे पहले ये महत्वपूर्ण बात जो बतानी है कि जो आम आदमी पार्टी लगातार अपने एडवर्टाइजमेंट में ये कह रही है कि उनके पास आईबी की रिपोर्ट थी, वो पहले भी बयान दे चुके हैं इस पर, वो काफ़ी घिरे हुए थे लोगों से कि आईबी कैसे उनको रिपोर्ट कर सकती है, उन कैसे लीक बना ऐसे सर्वे कर सकती है। उसमें वो ये कह रहे थे कि हमारी लगभग बहुमत आ चुकी है, बस एक और धक्का देने की ज़रूरत है तो पूर्ण बहुमत उनके पास आ जाएगा। जो ये बातें हैं ये कितनी धरातल पर सच्चाई लग रही है, क्योंकि आप पूरे, चाहे वो बनासकांठा रीजन हो, उसके बाद सौराष्ट्र में आज आप आए हैं, उसके बाद दक्षिण का जो गुजरात का इलाका है, मध्य गुजरात का है, और अब हमारा जो कारवां है वो चुनावी यात्रा वो कच्छ की ओर बढ़ेगा। तो क्या लग रहा है आपको, अब तक का पूरा समीकरण बैठ के क्या लग रहा है, कहाँ कहाँ आम आदमी पार्टी का जोर आपको लग रहा है? देखिए, अब तक जितना हम पिछले 3 हफ्ते से लगातार गुजरात के दौरे पर हैं, तो ऐसा लग रहा है देखने पे कि जो सीट बीजेपी की थी वो तो उन्हीं के पास रहेंगी। अब बात आती है, आम आदमी पार्टी ने पिछली बार भी काफ़ी यहाँ प्रयास किया था, लेकिन जमानत उनकी जब्त हुई थी। इस बार उन्होंने चुनावी बिगुल काफ़ी पहले ही जो है छेड़ दिया है, और उनका सबसे ज़्यादा फैक्टर जो चलाया जा रहा है, जिन सीट्स पर, जिन रीजन पर कांग्रेस ने वोट ज़्यादा पाया था, उन इलाकों पर ही अगर आप देखें तो आम आदमी पार्टी का फोकस ज़्यादा है। अगर हम राजकोट की बात करें तो यहाँ पर 8 में से 6 सीट पर भाजपा को जीत मिली थी, इसलिए वो यहाँ पर ज़्यादा नहीं आ रहे, क्योंकि उनको पता है कि जिन लोगों ने पहले भाजपा को वोट दिया था वो वोट तोड़ना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। तो किसी ना किसी तरीके कांग्रेस वोट पर जो है सेंध लगाई जाए। लेकिन एक बड़ा फैक्टर ये भी है, जो हम पहले से बचपन से ही हमारे जो भी बुजुर्ग थे उनसे सुनते आते थे कि हमारे लिए पार्टी देश में एक ही है, वो है हाथ का मुहर, उसके अलावा कुछ नहीं। तो कहीं ना कहीं वो भी एक फैक्टर है, वो जो हाथ के निशान वाले जिनको मतलब पेट वोट पूरा कांग्रेस के साथ ही है, वो वोट जो है वो कन्वर्ट करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है आम आदमी पार्टी के लिए। तो कहीं ऐसा ना हो जाए, जो आम आदमी पार्टी कोशिश कर रही है कि किसी तरह से प्रयास किया जाए यहाँ पर सीटें निकालने का, वो वोट कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में बंट सकता है यहाँ पर, और उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को हो सकता है कि दोनों जो पार्टीज हैं वो अपना वोट जो देख करके चल रहे हैं। पिछली बार अगर मार्जिन रहा है किसी का 2000 का, 5000 का, वो मार्जिन तो डिवाइड हो जाएगा आपस में, वोट तो डिवाइड हो जाएंगे आपस में। तो उसका फायदा क्या होगा, बीजेपी का जो पेट वोट है उनको तो वो मिला ही हुआ है। तो वो सीट्स कहीं ऐसा ना हो जाए इस बार के जो चुनावी समीकरण, उसमें आपको बहुत ज्यादा जो है डिफरेंस देखने को मिल सकता है। और दूसरी तरफ जो ये उनकी तरफ से लगातार आम आदमी पार्टी की तरफ से बोला जा रहा है कि हम बहुमत से सरकार बना रहे हैं। अभी हाल ही में अरविंद केजरीवाल ने एक ट्वीट किया, वो एक फेक अकाउंट से ट्वीट था, साफ तौर पर दिख रहा था, वो श्री कमलम नाम से वो ट्विटर अकाउंट बनाया गया था। श्री कमलम दरअसल आपको बता दें तो भारतीय जनता पार्टी का जो प्रदेश कार्यालय है उसका नाम है श्री कमलम।
तो उस नाम से वो एक फर्जी अकाउंट बनाया गया, उसमें जो कमल का निशान है उसको हरे रंग से जो है रंगा गया, और उसमें ये ट्वीट आता है, वो पूरी तरह से फेक अकाउंट है। एक ट्वीट आता है कि आम आदमी पार्टी को 94 से 104 सीट्स मिल रही हैं। तो आप सोचिए, जब खुद अरविंद केजरीवाल इस तरह के ट्वीट्स को अपने वेरीफाइड अकाउंट से जब डालते हैं, तो आखिरकार क्या कैपेबिलिटी है उनकी, किस तरह से लोग भरोसा करेंगे कि एक प्रदेश का मुख्यमंत्री, दिल्ली का मुख्यमंत्री, वो आकर के इतने बड़े बड़े वादे कर रहा है, और खुद क्योंकि आप एक संवैधानिक पद पर बैठे हो और आप इस तरह की चीजें पोस्ट कर रहे हैं, लगातार झूठ बोल कह रहे हैं कि हमारे पास आईबी की रिपोर्ट आई। सबसे पहली बात, आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो वो तो इस तरह की जो है कोई रिपोर्ट ही नहीं बनाएगा। मान लीजिए अगर कोई इंटरनली वो इस तरह की रिपोर्ट बना भी रहा है, यहां पर ना अभी तक इलेक्शन अनाउंस हुए हैं, कोड ऑफ कंडक्ट नहीं लगाया गया है, तो किस प्रकार से वो जो है रिपोर्ट बनाएगा। चलिए उस बात को भी साइड पर रख लीजिए, मान लिया उन्होंने रिपोर्ट बनाई, तो वो रिपोर्ट गृह मंत्रालय को सौंपी जाएगी या फिर आम आदमी पार्टी के कार्यालय में जाएगी वो रिपोर्ट। तो कहीं ना कहीं ये लोगों को भ्रम करने का प्रयास किया जा रहा है कि देखिए हमारी जो लहर चल रही है, ये आम आदमी पार्टी लगातार अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में, अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर एडवर्टाइजमेंट में दे रही है, लेकिन खुद इस समय जो है हम यहाँ पर मौजूद हैं, खुद लगातार गुजरात विधानसभा में सुबह शाम दिन रात हम यहाँ का एनालिसिस कर रहे हैं किस हिसाब से चुनाव चल रहा है। तो उसमें आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं बैकफुट पर दिखाई दे रही है, वो लोगों तक वो रीच नहीं कर पा रही। और दूसरी सबसे बड़ी बात, जो भरोसा यहाँ के लोगों को, जो खासतौर पर बीजेपी का वर्कर है, जो बीजेपी को वोट दे रहे हैं लंबे समय से, उनका भरोसा तोड़ना बहुत ज्यादा मुश्किल लग रहा है। सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया से जो है वोट जो है गैदर नहीं किया जा सकता। आपको लोगों के मन में, लोगों के दिल में अपने लिए जगह बनानी पड़ेगी। हालांकि कुछ लोग हैं जो उनका समर्थन कर रहे हैं, महंगाई एक बड़ा उसमें फैक्टर है, क्योंकि जो एक बड़ा वर्ग है वो ये जानता है कि महंगाई इस समय कोरोना के बाद पूरी दुनिया में बढ़ी हुई है। आप देखिए यूनाइटेड किंगडम के अंदर क्या हुआ, इतिहास रचा गया। 45 दिन के अंदर ब्रिटेन की प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा क्यों दिया? महंगाई कंट्रोल नहीं हो पा रही, इकोनॉमिक क्राइसिस आ चुके हैं इस टाइम पे यूरोप में। आप अमेरिका की हालत देखिए, वहां का इस टाइम जो जीडीपी ग्रोथ है कितना जो है नीचे जा चुका है, और उनकी तुलना में अगर आप इंडिया को देखें तो इंडिया सबसे ज्यादा ग्रोथ कर रहा है। कोरोना ने बहुत बड़ी सेटबैक दी है पूरी इंडस्ट्री को, पूरी दुनिया में, पूरी मार्केट को, पूरे बिजनेस उससे कहीं ना कहीं प्रभावित हुए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आप जब उन बिजनेस को देखते हैं तो आपको तुलना करनी पड़ेगी बाकी देशों से भी। यूरोप के अंदर इतने स्ट्रांगली जो है उनकी प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट होती हैं, 45 दिन के अंदर जो है वो इस्तीफा दे देती हैं। वहीं दूसरी तरफ आप इंडिया को देखिए, यहाँ की जीडीपी जो है वो लगातार ग्रोथ कर रही है। तो ये भी एक बड़ा मुद्दा है, महंगाई भी कंट्रोल होनी चाहिए। लोग उससे भी जो है बार बार सवाल पूछ रहे हैं कि थोड़ा सा महंगाई को कंट्रोल कीजिए। तो कहीं ना कहीं वो जो फैक्टर है, वो वोट जो है वो कन्वर्ट हो सकता है कांग्रेस पार्टी या फिर आम आदमी पार्टी की तरफ। लेकिन ज्यादातर जो बहुमत जो वोट है लोगों का, वो कहीं ना कहीं फिर से इस बार भाजपा के खाते में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर हम वहीं बात करते हैं कास्ट वाइज या रिलीजन वाइज, इस बार क्या रहने वाला है, कौन सा जो समुदाय है वो किसको वोट करने वाला है, तो इसमें कोई भी दोहराई नहीं है कि जो अल्पसंख्यक समाज है वो लगातार किस तरीके से, जो गुजरात में उसका बड़ा परसेंट जो वोट है वो पहले कांग्रेस को जाता था, लेकिन इस बार ये दिखाई दे रहा है कि जो अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि बीजेपी को कोई अगर टक्कर दे सकता है तो वो इस बार लगता है उनको कि आम आदमी पार्टी, क्योंकि ये अरविंद केजरीवाल द्वारा एक हाइप बना दी गई है कि इस बार कांग्रेस तो है ही नहीं इस चुनावी लड़ाई में। तो इसलिए वो कुछ जो लोग हैं, इस बार जो अल्पसंख्यक समाज की जो वोट परसेंटेज है उसमें काफ़ी बड़ी मात्रा में एक बार फूट नजर आ रही है। वो बड़ा धड़ा इस बार आम आदमी पार्टी के साथ जा सकता है और कांग्रेस को इसका काफ़ी बड़ा नुकसान होने वाला है, क्योंकि ये बनासकांठा रीजन हो, चाहे आपका पाटन इलाका हो, ये पूरा पहले कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था, सुरेंद्र नगर हो, तो इसमें काफ़ी बड़ी संख्या में जो अल्पसंख्यक समाज है वो आम आदमी पार्टी को वोट दे रहा है। और जो पहले 2017 में पाटीदार आंदोलन की वजह से जो कांग्रेस ने गेन किया था जितनी सीटें, अब यह जो पूरा जो आंदोलन है वो पूरी तरीके से खत्म हो चुका है, क्योंकि कुछ ही जो लोग हैं गिने चुने जो पहले इसमें नेतागिरी करते थे वही लोग इसकी बातें करते हैं। लेकिन जमीनी स्तर पर कोई भी पटेल समाज का हमें ऐसा नहीं मिला जिसने अपनी नाराजगी बीजेपी से जताई हो या आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जताई हो। लेकिन एक बात यहाँ पर जरूर हमें सुनाई पड़ी कि जो यहाँ का स्टेट गवर्नमेंट है उसने काफ़ी मतलब यहाँ पर एक वैक्यूम क्रिएट किया गया, जिसकी वजह से यहाँ पे जो नेता हैं, स्थानीय नेता, उनकी कोई साख नहीं उतनी बड़ी, क्योंकि प्रधानमंत्री का ओहदा ही इतना बड़ा है। नरेंद्र मोदी यहाँ पर 3-4 बार से यहाँ पर मुख्यमंत्री रहे हैं, तो उनकी जो छवि है वो सभी के सामने आ जाती है।
कभी भी हमने ये नहीं सुना कि जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं उनका किसी ने नाम लिया हो। हमेशा एक बात नजर आई है, स्थानीय लोगों ने एक ही बार कही है, मोदी सरकार या बीजेपी सरकार, बाकी किसी का नाम नहीं लिया गया। तो यहाँ के जो स्टेट के लोग हैं उनको भी आगे बढ़ के अपनी जो छवि है उसको सुधारना पड़ेगा। और स्थानीय लोग जो विधायक हैं उन पर काफ़ी लोगों का गुस्सा भी है। उन लोगों, इस बार ये देखना होगा कि जो बीजेपी है वो क्या अपने सिटिंग जो एमएलए हैं उनको ज़्यादा तवज्जो देती है या नए चेहरे जो हैं उनको ज़्यादा तवज्जो देती है। तो ये अब तक का हमारा विश्लेषण रहा यहाँ पर गुजरात इलेक्शन को लेकर। तो आपका आखिरी क्या संक्षेप में है? देखिए, आखिरी तो मैं यही कहना चाहूँगा कि सबसे एक मुख्य जो फैक्टर आखिर में रोल जो प्ले करता है किसी भी चुनाव में, वो है कि जिसकी सत्ता है वो जब कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा, इलेक्शन अनाउंस हो जाएगा, नोटिफिकेशन आ जाएगा कि अब तक आप नॉमिनेशन कर सकते हैं, उसके बाद किसको टिकट दी जाए, किसको टिकट ना दी जाए, ये सबसे बड़ा चैलेंज है। मुद्दे हर एक पार्टी के पास रहते हैं। पिछले 5 साल में जो किया वो लोग देखते हैं कि क्या विकास हुआ है, किन मुद्दों पे आए थे, क्या कुछ नहीं किया गया है। लेकिन उस टाइम सबसे बड़ा फैक्टर ये टिकट किसको देनी है, वो जो है सबसे बड़ा फैक्टर प्ले करता है। अभी हाल ही में जिस तरह से हिमाचल में भी चुनाव अनाउंस हुए, उसके बाद हमने देखा किस तरह से वहां पर जो टिकटों का बंटवारा हुआ, उसमें भी कहीं ना कहीं कुछ लोग नाराज हुए, कुछ लोगों को अच्छा लगा कि नए युवाओं को भी उसमें जो है मौका मिल रहा है। वही एक बड़ा फैक्टर अब उस चीज़ का इंतजार है जब नोटिफिकेशन आएगा और किस तरह से क्या पुराने चेहरे देखने को मिलेंगे, क्या युवाओं को जो है मौका मिलेगा। क्योंकि आपको बता दें कि सबसे बड़ी नज़र रहती है सरकार पर, जिसकी सरकार है। जैसे बीजेपी की सरकार यहाँ पर है, सबसे बड़ी नज़र उन्हीं पर है कि वो किसको टिकट देंगे। और कुछ कैबिनेट रैंक में मिनिस्टर भी होंगे, कुछ मिनिस्टर ऑफ स्टेट होंगे, क्या किसी की टिकट कटेगी, क्या नए लोगों को मौका मिलेगा। क्योंकि हमेशा से जब भी हम देखते हैं तो भारतीय जनता पार्टी कुछ अनोखा करती है जब भी ये टिकट्स लेकर के आती है या फिर जहाँ पर सरकार बनाई जाती है, तो कुछ ना कुछ नई चीज़ उसमें हर बार कुछ नया अनोखा देखने को मिलता है। तो देखते हैं इस बार के विधानसभा चुनाव में, गुजरात विधानसभा चुनाव में हमें क्या देखने को मिलेगा। जी जी। तो लास्ट में यही है कि सबसे महत्वपूर्ण बात जो है कि अब मेला लगने वाला है उन नेताओं का जिनके टिकट कटने वाले हैं, वो एक दल से दूसरे दल में जाने वाले हैं। तो ये भी देखना होगा कि जिनका टिकट कटता है इस बार पार्टियों से, वो दूसरी पार्टियों में कितने ऐसे नेता हैं जो दल बदलने का कार्य शुरू करेंगे। तो ये था हमारा गुजरात का अब तक का विश्लेषण। आगे की चुनावी यात्रा के साथ हमारे साथ आप जुड़े रहिए, हम यहाँ की पल पल की खबर आपको बताते रहेंगे। धन्यवाद।